चलो चाहिए होगा तो बता नेचुरल मिल है ये रहा। नाउ प्रिंस देख के समझ अब तुम लोग ये चित्र देखो, इसमें क्या दिख रहा है और क्या समझ में आ रहा है वो सब बताओ। ये क्लाइव जो है ये अपने सेना को लेकर के प्लासी में जा रहा है। दैट इज यहाँ, दैट इज क्लाइव लीडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रूप्स ये एट प्लासी। असल में वहाँ ऐसा रहा होगा, देखो हाथी भी देखो, सिराजुद्दौला भी की सेना में हाथी है, ठीक है। तो दैट इज रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स को लीड कर रहा है। इसमें दोनों सैनिक हैं, सिराजुद्दौला के हाथी भी है, 2 हाथी दिख रहे हैं, हाँ और बाकी उसकी अपनी कैवेलरी घुड़सवारी भी होगी। अब देखिए, इतना ही नहीं, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जब हुआ तो एट दैट टाइम इंडिया रिबेल्ड। ये तभी की बात है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हो ना, 1858 की बात। 57 में ये सब हुआ है, 58 में उसके बाद उसका राज शुरू हो गया था, तात्या ब्रिटिश टोपे, राज का। झांसी की रानी, ये सब 58 में सब। तो अब जरा अगली चीज देखो, यहाँ क्या लिखे हैं उसी पर फिर से हम लौटते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्होंने कब चालू की है बताओ? इन्होंने कोई डेट दी है ऐसा कि व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड? तब हम लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ऐसा लिखा है? यस 19th सेंचुरी में हुआ है। सर एग्जैक्ट से पता चलेगा। In which year doctrine of lapse was introduced? ठीक है, 1848 चेक करो। 1848 में इन्होंने क्या किया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। फिर लॉर्ड में कहते थे, डोलॉजी नहीं लिख सकते। हाउजी, सबको लॉर्ड बोलना है जो आए हैं, ऐसे बोलने से भी गड़बड़ हो जाएगी। 1757 में इन्होंने क्या किया? बहुत पहले। लुटेरे क्या हाँ। लॉर्ड में बैटल ऑफ प्लासी। अब पहले से उनको बोला जाता था सर। दैट इज 70 बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी। और अब जरा देखो, दैट इज लॉर्ड डलहौजी ने 48 में किया, और उसके बाद 1857 में क्या हुआ? ग्रेट रिबेलियन। 1857 में The Great इनको Indian बोला Rebellion। गया कि भारतीय सैनिकों को कि तुमको वो कारतूस को मुंह से छीलना है और फिर उसमें डालना, फिर ऐसे गाय ऐसे और करना। सुअर की चर्बी का बना तो होता वो था। गाय और सुअर की चर्बी का बना है, तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी जबकि सुअर मुस्लिमों के लिए घिनौना अपवित्र था। था। तो दोनों ने कहा कि हम नहीं करेंगे, और मेनली हिंदू मुस्लिम ही थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, इसको करने से मना कर दिया। तो लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये रिबेलियन में बदल जाएगा, और अंत में उसमें किसी ने बैरक में जाके एक पुलिस अफसर को गोली मार दी। तो फिर अब ब्रिटिशर्स को लगा, ये पहले ऐसा हुआ था कि सब एक साथ एक ही दिन करेंगे 18 मई को, लेकिन मंगल पांडे ने 10 दिन पहले ही मार दिया, तो उससे सारा फेल हो गया मामला। नहीं तो एक साथ होता तो उसी समय हम आज़ाद हो जाते। खत्म हो सकता है। ठीक है, 90 इयर्स पहले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो इसकी वजह से इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन रिबेलियन। फर्स्ट रिबेलियन। फर्स्ट रिबेलियन, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो मैनी सिपाहीज रिवोल्टेड, बहुत सारे सिपाही ने क्या कर दिया? इंडियन सिपाहीज, इंडियन सिपाहीज रिवोल्टेड। तुमको ये बात मालूम है कि भारतीय सिपाहियों को रोटी और दाल मिलती थी, और वहाँ के अफसर मुर्गे और अंडे और शराब उड़ाते थे। तो इसका मतलब है उनको फ्रैक्शनल पेमेंट दी जाती थी। अगर उसे 10,000 मिल रहा है तो इनको 50 रुपये महीना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इट वॉज फ्रैक्शनल।
जो मनी दी जाती थी वो फ्रैक्शनल थी, और इसके अलावा उनके साथ जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता था, ये जो ऑनर्ड ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ये सारे रीजंस भी थे जो इसकी वजह से थे। इसके अलावा अब जरा अगला देखिए कि when झांसी की रानी fought war against डलहौजी, that is 1857 के बाद the conflict instituted, that is 58 में हुआ है, 1858 में ग्वालियर में। 1858 में तुमको ये मालूम है झांसी की रानी ने किला हथिया लिया था ग्वालियर का भी, अंग्रेजों से जीत भी गए। सो झांसी की दैट इज रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने क्या किया, वन ग्वालियर फोर्ट। लेकिन उसके बाद तो इनका फेट तुम जानते ही हो, ग्वालियर फोर्ट पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, और इसके बाद मतलब खूब लड़ी, मतलब यूरोज ने उनको पीछे से मारा, यूरोज ने मारा था। हाँ, बस पीछे उनके पीछे यूरोज आ गया, ठीक है ना। सालों में- घायल होकर घिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो। चलो अब इसके बाद घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, और इसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने, उन पर होने लगे वार पर वार। तो फिर क्या हो सकता है, मर ही जाए। घोड़ा उनका नया था। पुराना वाला तो मर ही गया। इसके बाद आप देखिए, नाउ सब्सिडियरी अलायंस, सो नेक्स्ट मूव बहुत सारे इसमें हो गए। उदयपुर, तंजौर, सतारा, सबकी यही कहानी थी, और कानपुर, लखनऊ, इसके अलावा की इलाहाबाद की क्या बिसात, इन सब को उसने लूटी, सबकी यही कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो, ठीक है। लखनऊ छीना हाथों हाथ, लखनऊ भी छीन लिया था, और उदयपुर, तंजौर, सतारा सब एक एक करके। नेक्स्ट मूव आज द सब्सिडियरी अलायंस, एक ब्रिटिश का पर्सनल उन्होंने बैठता क्या था कोर्ट किया में। कि दैट इज नेक्स्ट मूव ऑफ ब्रिटिशर्स। जब तुमसे ये कहा जा रहा है ब्रिटिशर्स, तो तुम ये जान लो अब इसके बाद ब्रिटिश के हाथ में आ गई। नाउ पावर केम आफ्टर फर्स्ट रिबेलियन, पावर डायरेक्टली केम इन द इंपीरियल्स। अब शाही परिवार के हाथ में आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई अब तुम हाथ जोड़ लिया, तुम्हारे समय में रिबेलियन हो गया, तुमने अंग्रेजों की बेइज्जती करा दी। तो अब क्या हुआ बताओ, नेक्स्ट मूव इस लाइन को हटा दीजिए। नाउ आफ्टर फर्स्ट रिबेलियन क्या हुआ बताइए, रिबेलियन, पावर ऑफ इंडियन रूलिंग। तो इंडियन रूलिंग किसके हाथ में आ गई, केम इन हैंड्स ऑफ इंपीरियल फैमिली। इंपीरियल जानते हो किसे कहते हैं, शाही। इंपीरियल फैमिली के हाथ में आ गई। नाउ इसके बाद क्या हुआ, एलिजाबेथ ने अपॉइंट किया, द हेड ऑफ इंडिया वाज वाइसरॉय। नाउ गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड, किससे रिप्लेस्ड कर दिया गया, वाइसरॉय। यस, रिप्लेस्ड बाय, और क्या क्या काम किए गए, वाइसरॉय। अगली चीज, नाउ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उन सबको क्या किया गया, रिमूव्ड फ्रॉम इससे आर्मी या इन्फेंट्री, गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, और इस तरह से कहीं और के इधर उधर से लोग ले लेके बनाए गए, हिंदूज को नहीं लिया गया। उन्होंने बोला ये तो किसी भी बात पे रिबेलियन कर देंगे। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, तब ये अभी कुमाऊं तक रेजिमेंट। है, कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट, उन लोगों को नाउ। और जो मुस्लिम्स थे उनकी बहुत तुड़ाई की गई और उनके घर को कब्जे में कर दिया, क्योंकि मेन रिबेलियंस उनके द्वारा भी किया गया। तो इसलिए ना हिंदूज एंड मुस्लिम्स को किससे हटाया गया,
Hindus and Muslims were not preferred. किसमें नहीं प्रिफर किए जाने लगे बोलो? इन्फेंट्री, जो लड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? इन्फेंट्री। ये सारी बातें होने लगी। आगे क्या हुआ? नाउ दोज हु रिबेल्ड डायरेक्टली मार्च्ड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। मेरठ टू दिल्ली अभी एक नई वंदे भारत चली है, मालूम है? 100 मिनट में मतलब पहुंचा देती है, 1.5 घंटे में। मेरठ से वो लोग मार्च कर गए और वहां पे बोलो इनका आखिरी मुगल राजा कौन था? बहादुर शाह जफर। उसको अनाउंस कर दिया यही हमारा राजा था, अंग्रेजों से हमें छुट्टी चाहिए। समझ आई बात? लेकिन उसका किंगडम बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना, लेकिन वो नाम मात्र का राजा था, वो किले में रहता था। सब अंग्रेजी सेना आई थी, तब भी उसी को उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हारे साथ से, तुम हमारे राजा हो। तो नाउ रिबल्स कहाँ मार्च कर गया बोलो? मार्च फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली and declared Bahadur, that is last Mughal emperor, Bahadur Shah Jafar, लास्ट मुगल एम्परर था। फिर तुरंत अंग्रेजों ने इसे 4 साल के लिए काला पानी पे म्यांमार वर्मा भेज दिया, रंगून। पहले उस समय वर्मा कहलाता था और उसकी राजधानी रंगून थी। वहाँ ये मरा और फिर इसके 6 महीने बाद इसकी बीवी मर गई, रानी। मार दिए मार ही दिए गए। हमें बोला जाता है इनको आर्सेनिक दिया गया, जहर दिया गया। वैसे ये 81 साल का था। मुगल कई तरीके से लिखा जाता है, ऐसे मुगल है? हाँ लिखा गया उसमें 3 तरीके से नाम है। 81 ईयर्स का था ही, 4 साल बाद बन गया। तो कुछ लोगों ने कहा जहर दे के मारा, आप कैसे मारा कि खुद मारा? क्या एज देयर क्या माना बताओ? एम्परर। क्या मान लिया उनको? एम्परर ऑफ इंडिया। किसके एम्परर बोलो? एम्परर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बोले अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। जिसको बहादुर शाह जफर को उनको एम्परर मान लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया। इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन स्वाधीन भारत के राजा यही है, ऐसे बोल दिया। ये थोड़ी कहेंगे कि गुलाम भारत है, ठीक है? बहादुर शाह जफर was confiscated, arrested and sent to काला पानी to रंगून। वहां से सूर्य नहीं दिखेगा जिंदगी भर, ऐसी अंधेरी कोठरी कुछ नहीं। हाँ, बहादुर शाह जफर कहाँ भेज दिए गए? was arrested and ठीक है jailed to रंगून। जो मैं रंगून कह रहा हूँ वो दैट इज कैपिटल ऑफ म्यांमार, अभी वर्मा है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे ऑल्सो क्या किए? केम फॉरवर्ड फॉर दिस रिबेलियन। रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे। तात्या टोपे किसके थे बोलो? ऑफ बिठूर। ये बिठूर के थे। तात्या भी लिखा जाता है, तंटिया भी हो सकता है, TANTIA ये भी हो सकता है, तंटिया। तात्या टोपे यही लिखा गया। तात्या टोपे की फोटो दिखा दें तुमको, ये है तात्या टोपे, यही नाम लिखा है, ये तात्या टोपे। तुमको मैंने शुरू बताया 2000 परिवार मार डाले, यही बिठूर में नहीं बताया?
क्यों? बताया ब्रिटिश था ना। परिवार, उनके बच्चे अच्छे मार दिए, ये सब यही नाना वो नाना साहब और ये समझ में आया। नाना साहब बिठूर के थे, नाना साहब पेशवा वो थे, बिठूर में राज करते थे, क्योंकि पेशवाओं का मराठाओं का राज कहाँ तक था? बिठूर में। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली। तो वही नाना की बात की जा रही। नाना साहब पेशवा। तो उनके साथ में कौन थे? तात्या टोपे। हो सकता है उनके बेटे हो या कुछ भी, लेकिन ये थे। ये लोग लड़ाई में कूद पड़े। और क्या बुक में क्या लिखा है बताओ? ठीक है, ऑल्सो fought against British. अच्छा, वहां से फिर सेना कहाँ चली गई? बिठूर। और बिठूर में कैंटोनमेंट एरिया था, कैंटोनमेंट मिलिट्री एरिया। और मिलिट्री एरिया में कौन रहते थे बताओ? मिलिट्री लोग रहेंगे, क्या उनके परिवार भी रहेंगे? हाँ, लेकिन उनको मार दिया, मार डाला। फिर नहीं रहते थे। तो ठीक है, अब ये देखो, द रूलर ऑफ हैदराबाद वॉज अमंग द फर्स्ट। इतनी बात तो तुमने समझ ली, मैंने रिबेलियन की पूरी कहानी कह दी। नाउ अब इसके बाद द नेक्स्ट मूव वाज द सब्सिडियरी अलायंस। तुम मेरे सहायक सहयोगी हो। एक ब्रिटिश ये रेजिडेंट मैंने बैठता था बताया कि कोर्ट पहले में। रिबेलियन हुआ, हाँ, फिर जनरल की जगह वायसराय आ गया। वायसराय आ गया। लेकिन जो वायसराय आया उसने क्या शुरू किया होगा? उसका कोई नाम होगा। Subsidiary alliance शुरू हुआ था बाद में। सब्सिडियरी अलायंस को सबसे आसानी से किसने स्वीकार कर लिया? हैदराबाद। सबसे पहले और आसानी से मतलब उसने अपने आप को उनके अधीन कर लिया। देखो, हाँ, हैदराबाद ने किया था ऐसे 1798 में। यस, सब्जुगेशन का मतलब क्या है? सब्जुगेशन वर्ड तुम्हें दिखा उसी हाँ। पैराग्राफ के लास्ट में। सो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी। इसमें होता क्या था? एक Alliance. ब्रिटिश का रेजिडेंट जो है वो इंडियन कोर्ट्स में बैठा करता था और उनकी सारी बातें नोट किया। इन दिस 5 चीजें थी। ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव will be in court of king। ठीक है, और ब्रिटिश रॉयल फैमिली या ब्रिटिश किंग और क्वीन इज सुप्रीम। और उसी को इन्हें भी मानना। वो सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम किसे मानना है? ब्रिटिश किंग्स। ब्रिटिश क्वीन, उस समय तो क्वीन ही थी या किंग, इज सुप्रीम। एंड नो, कोई भी नो एक्शन या ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाना है जो क्वीन के अगेंस्ट हो या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो। मतलब कि हर चीज उनसे पूछे करनी है। हाँ, और तीसरी चीज, कोई भी एक आदमी है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, वो बस नोट करके चुगली करके बताएगा कि क्या क्या हुआ है। वो बैठेगा जब भी दरबार लगेगा। तीसरी चीज, दैट इज किंग हैज टू कीप दैट इज ब्रिटिश आर्मी ऑन हिज ओन एक्सपेंस। ब्रिटिश आर्मी बनाएगा, खुद उनको खिलाएगा। तो इससे क्या हुआ? तुम दूसरे अपने दुश्मन को पाल रहे हो क्या? किंग हैज टू कीप, किंग हैज टू कीप ब्रिटिश आर्मी at its expense, or king has to pay a certain amount of money. If the king fails to pay, then his portion is annexed. केक की तरह उसकी जमीन काट दी जाएगी। अवध आधा ले लिया गया, वो 50,000 रुपए नहीं दे पाया। तो if king has to pay, फिर कंपनी क्या करेगी? सब किंग ही करेगा। Pay a certain monthly amount to company क्यों कहो? अभी ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश। और इसके अलावा या रॉयल फैमिली बोलिए या योर हाइनेस। नाउ ब्रिटिशर्स क्या करेंगे बताइए?
ब्रिटिश रूल प्रोटेक्ट द किंग फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सपोर्ट। यह कुछ नहीं, बहानेबाजी। वो क्या प्रोटेक्ट करेंगे? नो सर सकता हूँ। तो ऑन अदर हैंड ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? मान लो तुम्हारे यहाँ कुछ हुआ तो तुम्हारी सेना और मेरी और जहां जहां सेना सबको बुला के हमला करवा के सही कर। ऑन अदर हैंड ब्रिटिशर्स विल प्रोटेक्ट किंग। इसके लिए किंग फ्रॉम इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट। इसमें फायदा क्या लगा हैदराबाद? अब देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटेंसी भी कहा जाता है कि मैं ही सबसे ज्यादा सुप्रीम हूँ। सुप्रीम का मतलब क्या कहा जा सकता है? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटेंसी। इसमें ये चीज होता है कि ब्रिटिश बढ़ता चला गया तो तुमको लड़ाई करनी तो लड़ाई करो, और नहीं तो पैसा दो। पैसा दो और तुम ही राजा रहोगे, तो तुम क्या पसंद करोगे? बोलोगे अरे ठीक है पैसा ले लो, हम कहाँ तुमसे लड़ पाएंगे। ब्रिटिश पूरे भारत में फैलता जा रहा है। ये कोई शुरुआती समय तो है नहीं कि जिस समय युद्ध हुआ था। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद 100 साल हो गए हैं, तो 100 साल में क्या ब्रिटिशर्स ताकतवर नहीं हो गए होंगे? तो ऐसे में क्या छोटे मोटे भारत में 500 रियासतें थी, तो सोचो एक एक छोटी छोटी रियासत कितनी बड़ी होगी। झांसी जाके देख लो, एक शहर है, तो क्या वो इनसे इतने बड़े ब्रिटिशर से लड़ पाएंगे? वो तो ठीक ही लड़ गई, लेकिन ऐसे सब तो नहीं लड़ पाएंगे। तो सब ने मान लिया, और उसमें सबसे सस्ते में अपने को सब्जुगेट किसने किया? द फर्स्ट स्टेट हैदराबाद ने किया था ऐसा। ठीक है, which subjugated it under subsidiary alliance was Hyderabad. Subjugated, आधीनता स्वीकार। The first state who subjugate, कितने चीप में, अभी लाइन पे लिखा है कि कितने सिंपली उसने कर दिया। देखो, creating that was called an empire on the cheap, so called alliance. So vast territories without cost of direct rule. This caused Britishers, अब इसी चीज से सबसे बड़ी चीज हो गई, ब्रिटिशर्स वास्ट कंट्रोल ओवर इंडिया। ये सबसे बड़ा हथियार था इनका, कंट्रोल ओवर इंडिया, इवन विदाउट फाइटिंग ए वार और सिंगल पेनी। एक सिक्का 100 रुपए का 1/100वां भाग भी खर्च नहीं करना पड़ता, और उनको सब कुछ मिलता। इट वाज सो चीप ओवर एट वेरी चीपर कॉस्ट। और चीपर ही क्यों कहे, उनको तो और पैसा मिल रहा है, सेना भी उनकी रखी जा रही है, हरजाना भी मिल रहा है, चीपर कॉस्ट। हैदराबाद फर्स्ट सब्जुगेटेड इट। देखो इसमें कहाँ लिखा है, लिखा होगा फिर सेकंड वाले पे, थर्ड वाले पे, द रूलर ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद रूलर हैदर अली ने बसाया था, इसीलिए कहते हैं हैदर के द्वारा आबाद किया हैदराबाद। तो हैदराबाद किंग was first to subjugate। देखो subjugate याद आ जाए, subjugate का मतलब अधीनता। अधीनता हिंदी में तुम समझते हो कि नहीं? यस। अधीन हो गए उससे। या फर्स्ट टू एक्सेप्ट ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी, टू एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट किया? पैरामाउंटेंसी ऑफ क्वीन। पैरामाउंटेंसी का क्या मतलब है? सुपीरियर। कौन पैरामाउंट है? जैसे तुम कहो माई जो बेनिफिट्स आर पैरामाउंट, मेरे फायदे आगे रखे जाए। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? सुपीरियर। अगली हेडिंग देखो, फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। इसका मतलब क्या हुआ आशीष? ये किसके लिए कहा गया? क्या हम कभी पैराडाइज हुआ करते थे? क्या धरती के स्वर्ग थे? हाँ। और हमको इन्होंने क्या बना दिया? डिवास्टेटिंग फेमाइन्स।
stating famines. हम इंडियन राइटर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं. He was stating famines. इंग्लिश राइटर्स की बात कर रहे हैं जो उस समय थे. वो बता रहे हैं कि कम से कम 20 बार फेमाइंस आए इनके राज्य, कम से कम. चेक करो. सो क्लाइव डिस्क्राइब बंगाल एज ए पर्टिकुलर एज ए पैराडाइज ऑन अर्थ. क्लाइव भी रॉबर्ट क्लाइव था. ठीक है. तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था जिसने क्या किया. बैटल ऑफ प्लासी पिछले पन्ने में देखो. रॉबर्ट क्लाइव उनके यहाँ का दरबारी था. रॉबर्ट क्लाइव लेड मीर जाफर आर्मी. समझ में आई बात कि नहीं. इसी क्लाइव ने क्या बोला था. और ये तो तब की बात है जब 57 की बात है. तो उस समय तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था. हाँ. ये था नहीं, लेकिन बाद में बनाएगा. लेकिन क्लाइव ने क्या बताया. क्लाइव डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब किया. इंडिया, इंडिया को नहीं किया, उसने बंगाल को किया. दैट इज बंगाल. वैसे तो इंडिया को ही कहा जाता था एज पैराडाइज ऑफ अर्थ. पैराडाइज ऑफ अर्थ. ठीक है. जब शाहजहां का बेटा ये फिरदौस कहाँ पहुंचा था. कश्मीर. तो उसने कश्मीर को स्वर्ग बोला था. और फिरदौस बरुरुए दमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी फारसी में बोला. यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, ये कश्मीर को देखो. वहीं का जो पानी है तो आबे जमजम की तरह वहाँ का कौन सा पानी है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए आता था हवाई जहाज से रोज पीने के लिए. अब जरा देखो. दैट इज कंपनी एजेंट एक्सट्रैक्टेड मैक्सिमम रेवेन्यू. ठीक है. उन्होंने पॉपुलेशन से, कंपनी एजेंट्स स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू. कंपनी एजेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया. यहीं से शुरू कर रहे हैं. यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ अभी यहाँ तक तो पहुँचूं, क्योंकि उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी. जब कंपनी की बात की जा रही है थोड़ी की कहानी आगे बढ़ गई तो पीछे नहीं जाएगी. अब मैं इंडिया की दशा बता रहा हूँ तो फिर से पीछे चलना पड़ेगा. उन्होंने भी शोषण तो किया ही होगा. ये कंपनी रूल था और इसके आगे कौन सा रूल था. तो मैं अभी कंपनी की बात कर रहा हूँ. फिर इसके बाद ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज, रूल या राज का ब्रिटिश राज भी लिखा है तुम्हारे. तो कंपनी एजेंट्स स्टार्टेड, ठीक है, टेकिंग मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम, इससे एग्रीकल्चर का भी रेवेन्यू दो, लैंड का भी रेवेन्यू दो, वीवर हो तो भी रेवेन्यू दो, कमाई का कुछ भी हो तो तुम पैसा दो. जी दो पैसे दो. फ्रॉम लैंड, लैंड टैक्स जानते हो, भूमि कर. और क्या, एंड एग्रीकल्चर, सब चीज का. इन केस इफ इट इज ए फेमाइन देन ऑल्सो डू नॉट डिक्रीज रेवेन्यू. कोई सूखा होता था, मरते हो तो मरो, पैसा दो, नहीं तो जमीन दो. इन केस, लोगों ने बुक में तुम्हारे लिखा है सूखी पत्तियां खा के अपना जीवन गुजारा, इसी जगह पे लिखा. इन केस इफ देयर इज फेमाइन then also they do not decrease revenue. अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो 1770 में अब क्या होने वाला है. कंपनी तो आ गई, उसने 13 साल के बाद ही उधम मचा दिया. यहाँ देखो 1770 में क्या हुआ, कंपनी के आने के तुरंत बाद 13 साल में कितना रेवेन्यू उसने कलेक्ट कर लिया होगा. 2 साल में क्या हुआ होगा बताओ. 1770 से 72 तक वेस्ट बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन, 1 करोड़ लोग मर गए.
सूखे से, और रेवेन्यू नहीं घटाया उसने। समझो 13 साल आय हुआ था, इसके पहले उसे पैराडाइज बोला जाता था। 13 साल में ही उसने ऐसा बना दिया कि लोग भूख से मर गए। सर कोई मतलब कि किसी के पास पैसे ही नहीं उनको देने के लिए, तो पैसे नहीं आप कहीं से दो, अब जमीन बचाने के लिए आदमी कुछ भी करेगा। जैसे वो ये डरो जमीन ही ले लेगा तुम्हारी तो तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो आदमी उसे दे देगा, कहेगा हम पत्ती खा लेंगे, जमीन तो बचे। मजबूरी इंसान की तुम समझते नहीं हो। कोई तुम्हारा घर ले ले आके, क्या करोगी? सब कुछ दे दोगे, बोलो हमें रहने के लिए तो घर दे दो। तो वो जमीन ही ले ले किसानों की, तो क्या करे इंसान, बोलो? अब पत्ती खा के कोई जी पाया है? इंसान पत्ती खा के जिएगा क्या? मर जाते थे लोग। फेमाइन है वहाँ पे। वो कारसी केचर देखो जो बने हुए ऐसे हड्डी के ढांचे लग रहे हैं अगले पेज में, वेस्ट बंगाल का। तो सूखा ऐसे थोड़ी है, उनका पूरी हड्डी हड्डी दिख रही है नीचे वाले फोटो। हाँ, तो अब इन देखो 4.9 इन 1772 72 तक क्या हुआ? There was a great famine, 2 years of crop failure. There was 2 years crop failure. और फिर क्या हो गया? मैंने ऊपर तो लिखा ही दिया कि कंपनी तो अपना रेवेन्यू घटाती नहीं थी। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बंगाल इज वाइप्ड आउट। 1/3 पॉपुलेशन। यदि मैं 1 करोड़ बोल रहा हूं तो उस समय भारत की जनसंख्या 38 करोड़ थी और वेस्ट बंगाल की 3 करोड़। अब 140 करोड़ है, लेकिन उस समय जब हुआ था तो 38 करोड़। तो 1/3 पॉपुलेशन का मतलब है 1 करोड़ लोग बंगाल के भूखे मर गए। 1 करोड़ ऑफ बंगाल पॉपुलेशन इज वाइप्ड ऑफ। और ऐसा ही नहीं, वाइप्ड आउट। It is said by English writers that at least 20 famines occurred during British rule and all were devastating and catastrophic. Catastrophic का मतलब विनाशकारी, devastating। सब 20 ऐसे आए सूखे। famine का मतलब है जिससे लोग मरे, अकाल। yes, अकाल। There were 20 famines and it could have वाइप्ड आउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं आया। देखो पढ़ो भी लाइन 20 कहीं पढ़ने में आ रहा तुम्हारे, तो हमें भी पढ़ने में आ जाए। देखो ऐसा लिखा कैटास्ट्रोफिक फेमाइन, वही वर्ड लिखे हैं इसमें। नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, 10 मिलियन समझते हो, बहुत ज़्यादा होता है। सो देयर वर एट लीस्ट 20 फेमाइन्स इन 20 फैमाइन का मतलब इन्होंने बहुत अच्छा बताया है, अकाल इन ब्रिटिश। ठीक है, ऐसा W हंटर ने बताया है कि क्या क्या बेच दिया उन्होंने। बोलो तुमको क्या लगता है कि उन्होंने अपनी सारी फसल दे दी होगी? क्या उन्होंने अपने औजार दे दिए होंगे? क्या उन्होंने अपने बीबी बच्चे बेच दिए होंगे? अपने बीबी बच्चे भी तब तक बेचते रहे जब तक कोई खरीदार ना रहा। बॉक्स में लिखा पढ़ लो, सिर्फ जिंदा रहने के लिए बच्चों तक को भी बेच रहा था कि कोई ले कम से कम जमीन बच जाए। कैटल को भी बेचा है। कैटल भी बिक, कैटल तो बहुत पहले बिक गया होंगे। बीज जो किसान बचा के रखता है अगली बार के लिए, बीज भी बेच दिए, सन्स एंड डॉटर्स सब कुछ बेच। जमीन पे भी किया क्या? हाँ? जमीन पे किया? कुछ नहीं किया, वो खुद भी मर गए भूखे। फील्ड जमीन तो ब्रिटिशर्स के हाथ लगी सर है। फेमाइन रहेगा सर, क्या बोलते हैं, घास फूस कैसे खा रहे हैं लोग? घास फूस क्या करोगे बताओ तुम? घास तो कुछ ना मिले खाने के लिए, सामने पेड़ दिख रहे हैं, यही खाओगे। सर फेमाइन रहेगा सर, क्या बोलते हैं, घास फूस भी सूख जाएगी ना वो तो क्या किया घास होगा? तो तुम बारिश देखो से उस उग समय जाएगी ना बंगाल वापस से। में लोग डर जाते थे, हड्डियों का ढांचा ऐसा होता। मिट्टी नहीं खाएगा तो सोचेगा ये जब जानवर खा के जिंदा रह रहे हैं। और घास फूस भी क्या रहेगी उस समय जब सूखा है, वो कहने की बात है बस। लेकिन 2 दिन तुम खा लोगे घास, और क्या करोगे बस, हैं? उससे ज्यादा खा पाओगे क्या? सर मिलेगी सर तभी तो खाएंगे, मिलेगी भी पाएगी। ग्रेट फेमाइन ऑफ
1876 से 1878 तक का एक ग्रेट फेमाइन भी है इसमें। लो एक और इन्होंने फेमाइन बता दी, वो कौन सी है? ग्रेट फेमाइन कहाँ लिखा? 1876 से 1878 WW100 के पीले वाले लाइन के नीचे सच ट्रेजिक फेमाइन के नीचे। ड्यूरिंग, अब आगे की बात करो, ड्यूरिंग ग्रेट फेमाइन। लो अब तो वायसराय का रूल आ गया, 1857 से ऊपर चले जाओ। अब आगे ये तो कंपनी ने अत्याचार किया, और 1857 के बाद क्या आया? 1876। और उस समय मुझे ग्रेट बताओ, फेमाइन। ठीक है, और उस समय जिस समय ग्रेट फेमाइन आई वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो उससे कहा गया, मैं भी नाम बता रहा हूँ तुमको, उससे कहा गया कि वहाँ लोग मर रहे हैं, उनके लिए कुछ भिजवा दो, जबकि वो वहाँ मीट और शराब उड़ा रहा था। हाँ, वो सभी राजाओं को बुला करके वहाँ दावत कर नहीं रहा था। दावत नहीं, वहाँ का जो राजा था विंस्टन चर्चिल, बड़ा फेमस नाम, उसने कहा दीज आर वर्मिन्स, इंडियंस कीड़े मकोड़े हैं, दे आर बॉर्न फॉर डाइंग। दिल्ली में गया था वो तो। विंस्टन चर्चिल की बात बता रहा हूँ, जिसको अभी महान बताते थे पिछली बुक में, वो ये स्टेट्स। वायसराय भी होगा, लेकिन मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। विंस्टन चर्चिल कौन था वहाँ का? लंदन का प्राइम मिनिस्टर। और वो ये वर्ड बोल रहा है कि मतलब क्या उनका रवैया था हमारे लोगों के, यहाँ से ही कमा रहे हो और यहीं के लोगों तुम मरने छोड़ रहे हो। तो इसके बीच में क्या है बताइए? ड्यूरिंग ग्रेट फेमाइन of 1876 to 1878 of 1876 to 78, नीचे लिखा गया है 8 मिलियन इंडियंस मर गए। 8 मिलियन। ठीक है, 8 मिलियन यानी 0.8 करोड़, इतना तो तुम समझते हो ना। 1 मिलियन में 10 करोड़ होते, 80 लाख, 80 लाख पीपल पेरिश्ड, इनकी डेथ हो गई। मोस्टली ये मध्य प्रदेश और नीचे के हिस्सों में मरे। डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट, वो तो बंगाल का अलग ही आपने देखा। नाउ नेक्स्ट पेज पे देखो क्या दिखाया गया है। जहां लोग मर रहे थे वहीं दूसरी तरफ देखो ग्रेन्स से लदे हुए पोर्ट, ग्रेन भेजे जा रहे हैं इंग्लैंड। यहाँ लोग बोरियां देख रहे हो, कितनी बोरियां हैं, बड़ी बड़ी। और वो शिप्स में लद के जा रही हैं। और ऐसे समय में पीपल वेटिंग फॉर फेमाइन रिलीफ इन बेंगलोर ड्यूरिंग 1877 फरवरी फेमाइन। 1877। तो 1877 में फिर से आई, और ये लंदन न्यूज में छपी थी कि देखो इंडिया की दशा देखो, और वो उस पर हंसते थे कि यहाँ के लोग फेमाइन में, अकाल में क्या होती, सरकार राहत देती ना, अनाज बांटती, अभी भी तो होता है। कोरोना काल हुआ था तो लोगों को अनाज बांटे गए थे कि नहीं बैग्स में, लेकिन उन लोगों ने कहा नो, यही स्टेटमेंट दिया है, इफ वी डिस्ट्रीब्यूट देम दैट इज ग्रेन्स देन दे विल गेट हैबिचुएटेड, तो इनको इसकी आदत पड़ जाएगी, दे विल आस्क अगेन अगेन, ऐसा हो, तो इन्हें बांटो मत मानने। अगली चीज देखो, about 1 million tons of rice alone per year during famine was exported। बढ़ने में आया तुमको? About 1 million ton, 1 मिलियन टन राइस साल होता था जबकि फेमाइन था। At that time about 1 million ton rice was exported every year। Up to 3 years during famine, जबकि बारिश ठीक से नहीं हुई थी। अपार्ट फ्रॉम फैक्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ फ्री मार्केट, एक और चीज दूसरी और काला बाजारी भी होने लगी। जो बड़े बड़े सेठ लोग थे ना, ब्रिटिशर्स से जो बच जाता था वो अपने गोदामों में भर लेते थे और कह देते थे कि तुमको 1 किलो चावल चाहिए तो अपने गहने बेचो। जो मीडियम क्लास पीपल थे उनको चावल लेने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ा। काला बाजारी समझते हो, ब्लैक मार्केटिंग, सब कुछ बचा हुआ उन्होंने खरीद लिया।
और महंगे महंगे दामों में बेचे। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स लेफ्ट द फ्री मार्केट, उन्होंने कहा हम बाजार रेट कंट्रोल नहीं करेंगे, जिसको जितने में बेचना है बेचिए। एक तो तुम ले जा रहे हो, दूसरा काला बाजारी भी नहीं रोक रहे हो, तो तुम कैसे एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एट दैट टाइम जो रिच पीपल थे, जो रिच इंडियंस थे, उन्होंने क्या किया, दैट इज स्टार्टेड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ग्रेन। ब्लैक मार्केटिंग, इससे क्या हुआ, now the price of grains was so high that common people cannot purchase. Now price of grains is out of reach from common people. Was out of reach. और ऐसे में बेंगलोर में कितने लोग मारे गए, कुछ लिखा ही होगा। ठीक है, ये 1877 का फेमाइन दिखाया गया है। अच्छा देखो, इसके बाद क्या लिखा है, गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने। और आगे दिखाया गया प्रिसाइज नंबर ऑफ फेमाइंस कैन नॉट बी टोल्ड, हाउएवर इट इज फ्रॉम a dozen to 20। एक दर्जन से 20 फेमाइन उनके समय में आए, और कुल मिला के कितने लोग जरा मरे, जरा देखो तो 50 and 100 million। 50 से लेकर 100 मिलियन तक मनुष्य और गाय, मवेशी में ये ज्यादा किसी को काउंट नहीं करें, गाय बैल मारे, यानी फिर भी 100 मिलियन तो 10 करोड़ होता है। 38 करोड़ में से अगर 10 करोड़ मर गए तो कैसी दशा रही होगी। नाउ ऑल अबाउट 50 मिलियन to 100 million people and cattle were dying। ये स्थिति हो गई। और साथ में दैट इज द फेमाइन कमीशन ने क्या कहा, एक होता नहीं कि अकाल राहत कोष, राहत कोष बैठा है कि अरे इतना बुरा हो रहा है, तो वो कमीशन कहता है डोंट डिस्ट्रीब्यूट देम ग्रेन्स अदरवाइज दे विल गेट हैबिचुएटेड। कमीशन बोलना लिखा है इसमें, पढ़ो इस पेज, अगले पेज पे। फेमाइन कमीशन वर्ड कहीं मिला, फेमाइन कमीशन। फेमाइन कमीशन जो स्टेटेड दैट फेमाइन, आयोग बैठाया जाता है कि जरा इनकी मदद तो करो, तो वो लोग भी तो ब्रिटिशर्स ही थे, तो उन्होंने क्या स्टेट किया बताओ, स्टेटेड दैट रिलीफ गिवन टू relief given would entitle them such relief for all times, them would हमेशा मांगने आ जाएंगे, हमारे महलों के बाहर ही खड़े रहेंगे, दे दो, तो हम लोग बुरे फंसेंगे, मत दो, मरने दो, तो कम से कम आदत तो नहीं पड़ेगी, एक बार दोगे तो हमेशा खड़े ही रहेंगे लाइन में। और तुम रॉयली रहते हो, तुम्हारे घर के सामने भिखारियों की लाइन खड़ी रही, इंडियंस को क्या मानते थे, वर्मिन्स ही तो मानते थे। The relief given to them would entitle them, ऐसा उसने बोला, relief for all, कि वो हमेशा रिलीफ मांगे, for all times, ऐसा उन लोगों ने बोला। The drain of India's wealth, ये तो तुम्हें अकाल की बात बताई गई, इसी से तुम इंडिया की स्थिति कौन सा समझ सकते। लेकिन बता दीजिए, issued an order there is to be no interference on any kind of part of government in object to reduce the price of food। गवर्नमेंट अकाल में क्या करती है, लॉर्ड लाइटन ने क्या किया, लॉर्ड लाइटन हैज डन नथिंग, कुछ नहीं किया। लॉर्ड लाइटन की अगर बात की जा रही है, कब की बात है, तो ये अब लॉर्ड बने, तो ये वाइस राय, उन सबको लॉर्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉर्ड लाइटन हैज डन नथिंग टू रिड्यूस प्राइसेस ड्यूरिंग ब्लैक मार्केट। थोड़ी बात समझ आ गई, देख लो इस चीज को।
भी 17-18 हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। 100 साल तक में गवर्नर जनरल भी खूब हुए हैं और वायसराय भी 17-18। 9 गवर्नर जनरल हुए हैं, 17 वायसराय। वो तुम्हारी टेबल गूगल में मिल जाएगी। So that is Lycaon has done nothing to reduce grain prices। और उससे क्या हुआ? ये आउट ऑफ रीच हो गया। जरा देखो अंकित, द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, भारत की वेल्थ कैसे वहां पहुंची। सिर्फ ये प्लंडरिंग अनाज की नहीं थी, टैक्सेस की नहीं थी, उन्होंने यहाँ की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की मूर्तियां तक चुरा। और ताजमहल तुम आज देखने जाते हो, इतना सुंदर है, उसमें सोने हीरे जड़े थे, वो उखड़वा लिए बड़ी आसानी से। हाँ, जेम्स तक सब निकलवा लिए, अब कुछ नहीं बचा, मार्बल बचा। गोल्ड गोल्ड का उनका प्लेटिंग हो रखा है। गोल्ड के ऊपर की कैनोपी थी, वो भी तोड़वा के नकली लगवा दी। ऐसे थोड़ी शाहजहां पीतल का बनवा गया था, अरे सर उसने तो सोने का बनाया था। लगवाया। बड़ी आसानी से, न जाने कितने टन के सोने का था, उसे निकलवाया और उसकी रेप्लिका ब्रास की बना के लगवाया। चलिए, ये सब किसके हाथ में होता था? वायसराय। वायसराय जितना लूट सके 2 साल में, हर 2 साल में वायसराय बदला, लूटो। जब वो जाते थे वहां तो उनका जहाज सोने से भरा था। अब देखो, द ड्रेन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज का मतलब समझते हो कि किस तरीके से निकल गया पैसा। निकलना, सबके घर में ड्रेनेज सिस्टम होता है, उससे क्या होता है कि सब चीज निकलती है, नालियां। तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब इंडिया की वेल्थ ड्रेन होती है। कैसे हुआ? दैट इज, लास्ट लाइन पढ़ो, इन्होंने लिखा है विच रिक्वायर्ड मच मेड पॉसिबल एट लीस्ट पार्टली बाय स्टोलन इंडिया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो ब्रिटेन में रिवोल्यूशन हुआ, उसमें इम्पीडस कैसे आया? तेजी। इट वाज बाय इंडियन वेल्थ। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज प्रॉस्पेरिंग, संपन्न हो रहा था। किस वजह से? बाय इंडियन वेल्थ। ये किसने बोला? लिखा हुआ है, देखो, डूरंट ने बोला, स्टोरी, फेमस स्टोरी। सो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज, किससे हो रहा था बोलो? प्रॉस्परिंग। तुम समझते हो कि नहीं? प्रॉस्पर का मतलब है फलना फूलना, ठीक है? ये आगे बढ़ रहा, गोइंग अहेड, ठीक है? प्रोग्रेसिंग लिख लो। प्रोग्रेसिंग किसकी वजह से? ड्यू टू इंडियन वेल्थ। मतलब समझो, नादिर शाह ने 17 बार दिल्ली को लूटा, वो लूटते लूटते थक गया, हर बार 100 ऊंट लेके आता था, सोना भर के ले जाता था, लेकिन तब भी वो दिल्ली को पूरा नहीं लूट पाया। 17 बार नादिर शाह ने तो दिल्ली को, कितनों को मारा होगा। दिल्ली कितनी रिच थी, सिर्फ दिल्ली दिल्ली की बात कर रहा हूं। आगे देखिए, अगले पेज पे आइए। दैट इज डिग्बी। उस समय क्या थे? दादा भाई नौरोजी, रिस्पेक्टेड पॉलिट, दैट इज ऑथर्ड इन 1900, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी, तुमको ऐसा लगता है कि कोई इंडियन भी होगा ऐसा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में होगा? नहीं लगता है? दादा भाई ने, वो पारसी थे, पर्शियन, ईरानी, लेकिन बहुत अमीर थे। अभी ईरान और अमेरिका का आज से युद्ध शुरू हो गया ना, सर वो इजराइल भी आ गया। इजराइल को भी तुम मारेगा, एक ही बात है। इजराइल अमेरिका एक ही बात है। तो अब तुम्हें समझ में आया दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा? कौन सी बुक लिखी बोलो? ये इंपॉर्टेंट है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने लिखी है बुक। दादा भाई, जरा सोचो, दादा भाई नौरोजी, ठीक है? नौरोजी, क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी रोजी वॉज ब्रिटिश, ये पार्लियामेंटेरियन,
कहाँ के पार्लियामेंट में थे? वाज ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन एंड बेसिकली वाज इंडियन। और खुद कहाँ के थे? बाद में इंडियन पॉलिटिक्स में आ गए कि भारत को स्वतंत्र कर। एंड ठीक है, वाज इंडियन। और उन्होंने बोलो इस बुक में क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, वेल्थ एलिमिनेटेड टू हैव बीन ड्रेन्ड आउट ऑफ इंडिया। अबाउट द सेम टाइम रोमेश चंद्र डिड ए सिमिलर एक्सरसाइज, इकोनॉमिक हिस्ट्री। इन सब में ये दिखाया जाता है बिलियंस ऑफ पाउंड्स उन्होंने निकाल लिया। वॉज इंडियन। इन्होंने क्या लिखा? रोट इन, ये इंपॉर्टेंट है, 1901, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया। दूसरी बुक किसने लिखी? ठीक है, दैट इज रोमेश चंद्र दत्त ने क्या लिखा? रोमेश चंद्र दत्त, दैट इज द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो दोनों क्या बात बताती है? उस समय राजा रणजीत सिंह से ब्रिटिश कह रहे थे कि हमने 600 करोड़, उसमें इतने रुपए में, 600 लाख रुपए में, ना जाने कितने में वो कोहिनूर ले लिया था। लेकिन क्या लिया होगा? जिस राजा को तुम हराओगे क्या उसको पैसे दोगे? आज हम उनसे अपना कोहिनूर मांगते हैं कि हमारी हिस्ट्री है, हमें दे दो, तो कहते नहीं हमने तो खरीदा था। अगर खरीदा था तो उसके पेपर्स दिखाओ। तो दे हैव एक्सट्रैक्टेड मैनी बिलियंस पाउंड। इन्होंने देखो नीचे लिखा है कि दैट इज फ्रॉम 1765 इन पीरियड, पढ़ो जरा उसमें, फ्रॉम 1765 से लेकर 45 ट्रिलियन 1938, ये 200 साल होते हैं। 1938 के बाद ब्रिटिशर्स कुछ नहीं ले जा पाए। ठीक है, दे एक्सट्रैक्टेड 45 ट्रिलियन। पूरे वर्ल्ड में इतना पैसा नहीं। अगर तुम चाइना के, हाँ वही बता रहा हूँ, 19 ट्रिलियन तो अमेरिका की इकोनॉमी, सब मिला दो तो उससे भी ज्यादा वो लूट लेगा। एक्सट्रैक्टेड 45 ट्रिलियन डॉलर्स। कौन से डॉलर्स? यूएस डॉलर्स। इन टुडेज वैल्यू है ये तो आज की वैल्यू, क्योंकि उस समय के हिसाब से नहीं चल रहा। नीचे 4 लोगों को देखो, ये 4 लोग क्या दिखाए गए? सर मतलब कि इतना बस क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने लिया था। अब आप पूरे बाकी का यूरोपियंस का देखें तो उनका तो अलग होगा फिर। वो उतना वो ले गए होंगे, वो भी 5-6 ट्रिलियन ही ले गए होंगे, लेकिन मुख्य तो ब्रिटिशर्स ही ले गए, ज़्यादा नहीं ले गए होंगे। वो तो थोड़े थोड़े में ही रहे। अगर तुम देखो तो पुदुचेरी और चेन्नई में फ्रांस रहा, सूरत, भरूच और कहाँ पर 4 जगह पे डच रहे। सूरत, भरूच, कोचीन और एक और गोवा की तरफ में वो रहते थे, मुझे याद नहीं है चौथा कौन सा है। और मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम के पास है, आंध्र प्रदेश में। 4 जगह वो रहे डच, सूरत, भरूच, मछलीपट्टनम और कोचीन। और ये कहाँ रहे? फ्रांस 2 ही जगह रहे। ठीक है, और साथ में 1-2 जगह पोर्तुगीज, वो रहे पोर्तुगीज। गोवा में रहते थे पूरे भारत में। अब नीचे तुम दादा भाई नौरोजी का चित्र देख रहे हो? यस। और क्या आप उनका भी चित्र देख रहे हैं? दत्त का, दैट इज रोमेश चंद्र दत्त। ये इंडियन राइटर्स थे और ये सारे राइटर्स का नाम दिखाया गया है। और ये सब कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कहीं हाउस ऑफ कॉमन वर्ड्स में मिल रहा है? हाउस ऑफ कॉमन संसद को कहा जाता है, लोकसभा। तो वो लोकसभा के मेंबर। एमपी थे। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, एक होती है लोकसभा। तो ये लोकसभा के मेंबर थे। इंडियन थे
He was an MP in the House of Commons. हाउस ऑफ कॉमन्स फर्स्ट इंडियन थे, वरना किसी इंडियन को वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह नहीं मिली थी। अब आगे देखो, अगले पेज पे वही चित्र देखो जो पहले देखा था, और इस चित्र में क्या दिखाया गया है? इंडिया पर्ण दे रहा है, इंडियंस को काले से दिखाया गया है, और जो ब्रिटानिया ब्रिटिश गवर्नमेंट हाँ उसको कैसे दिखाया गया है? शेर पे बैठा हुआ, शेर देख रहे हो? हाँ हाँ। गोल्ड का ही ऊपर नीचे देखो ओल्ड फादर थेम्स, थेम्स वहाँ की नदी है लंदन के, थोड़े दिन पहले मैंने कहा था वो नाली बन गई है, वहाँ लोग नाक में उंगली रख के निकलते हैं, थेम्स नदी पॉल्यूटेड हो गई ना थेम्स। तो वो थेम्स नदी वहाँ के एक बहुत ओल्ड फादर थे, प्रीस्ट, उनके नाम से वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि ठीक है ब्रिटानिया को कि तुम इसी तरीके से प्लंडरिंग करती रहो। और चाइना देखो पीछे से बर्तन दे रहा है बने हुए, प्रेशस स्टोन्स दे रहा है, प्रेशर जार। ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवल पावर पीछे नेवी दिखाई गई छोटी सी। और ये बताओ कि एनिमल्स भी दिए जा रहे हैं पीछे से फ्रॉम इंडिया। पीछे और कोई ये हाथी आ रहा गॉड है। मरकरी, मरकरी यानी जो एक ये भी उनका देवता हुआ करता होगा, तेजी का देवता, रोशनी का देवता मरकरी। और कुछ पीछे दो डार्क वो कॉमर्स एंड ट्रेवल दिखा रहा है, 2 डार्क फिगर्स ऑफरिंग बेल्स ऑफ कॉटन, और बोरी बोरी भर के कॉटन दिए जा रहे हैं। यानी ब्रिटिश को सब कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये सब किससे मिल रहा है? ओरिएंटल से। ओरिएंटल में सिर्फ इंडिया नहीं दिखाया गया है। और जिसने ये पेंटिंग बनाई है, इतनी बड़ी पेंटिंग है, लिख पढ़ो उसमें 3x3 की वॉल पे बनी है। समझ में आई बात कि नहीं? इतनी बड़ी वॉल पे ये पेंटिंग मीटर में, वहीं लिखा होगा कहीं आसपास, पढ़ लेना। नहीं तो ठीक है। और जिसने ये पेंटिंग बनाई है उसी ने वो पहले वाली भी पेंटिंग बनाई है, वो जिसमें एक आदमी खड़ा नहीं हुआ ऐसे हाथ फैला है, दोनों के पेंटर एक ही हैं। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि पेंटर ये का है नाम, ना 4.3 वाला फिगर। ये जो भी चीज है किसने बनाई बताइए? उसका नाम MCQ में आता है, कहीं इसमें लिखा है नाम? एडवर्ड लिनले सबरिन। यही एडवर्ड लिनले का नाम समझ लो, अगर ये नाम आए तो टिक करके चले आना कि हु हैज मेड दिस पेंटिंग करके आएगा, तुम टिक कर देना बस, ठीक है? एडवर्ड लिनले संबून शंभू संबून एडवर्ड लिनले संबून। Which he holds a संपूर्ण की जगह संपूर्ण। एक कार्टून डिपिक्टिंग, ये यहाँ आगे लिखा होगा, तो दैट इज, समझ में आई बात की नहीं? ये लायन छोड़ो, भी इंडिया से ही ले गए होंगे। हाँ, सर ये लायन भी इंडिया से उठा के ले गए होंगे। लाइन इंडिया का है। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ इंडिया। अगले पेज पे आप, चेंजिंग लैंडस्केप, अगली हेडिंग पर, चेंजिंग लैंडस्केप। क्या उन्होंने भारत का भूगोल बदल के रख दिया? That is, rulers were convinced that India should be reshaped according to their superior conception. वो इंडिया को कहते थे इंडिया के लोग अच्छे गुलाम नहीं हैं, अगर ये अंग्रेजी सीख जाएं, सभ्यता सीख जाएं, वो गमछा से मुंह पोंछते हैं, फिर हमारा वो कहते हैं हमको तो गंदा लगता है। They should learn some civic sense and learn English to become a good slaves. ऐसा करना चाहते थे। तो ये मैकाले ने कहा कि इनके द्वारा किया गया काम हमें पसंद नहीं आ रहा, इनको इंग्लिश आनी चाहिए, हमको हिंदी सीखनी पड़ती इनसे पानी मांगने के लिए। बताओ ये क्या बात है? तो इंडियंस को वो क्या करना चाहते थे? रीशेप करना चाहते थे कि इंग्लिश सीखो और अच्छी चापलूसी करोगे तो तुमको 50 रुपये महीने की पगार पे रख ले, और नहीं तो भूखे मरो। तो दे हैव, ये रूलर्स वर कन्विंस्ड कि कंसेप्शन, दे रिशेप्ड इंडिया। कैसे रिशेप किया? रिशेप्ड इंडिया ऐसे, इन सच ए मैनर टू क्या करना? लीव देयर कल्चर, ठीक है? टू लीव such a manner so that
इंडियन कैन लीव, इंडियन शुड लीव देयर कल्चर। क्यों कल्चर को लीव करें बताओ जरा। पाकिन की तरह इंडियन शुड लीव देयर कल्चर। ऐसा क्यों? एज इट इज इंफीरियर टू यूरोपियन। एज ये कैसा है? इंफीरियर का मतलब क्या होता है? तुच्छ। और अच्छा कल्चर किसका है? टू यूरोपियन कल्चर। एक बार वायसराय मैकाले ने कहा था कि एक दैट इज मतलब सिंगल जो एल्मीरा ऑफ यूरोपियन बुक इज सुपीरियर देन ऑल द लिटरेचर ऑफ इंडिया या ओरिएंटल। पूरा लिटरेचर एक तरफ रखो, मेरी एक तरफ यूरोपियन बुक की एक सिर्फ एल्मीरा रखो। तुम्हारी बुक में अगली लाइन लिखी है लॉर्ड मैकाले का एक था। तो उन्होंने क्या कहा था बताओ? दैट लॉर्ड मैकाले हैज सेड, इस पेज में होगी या कहीं अगले पेज में होगी, लेकिन उसी पर ये सारी बात चल रही है। ठीक है, तो देखो ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन दैट इट इज, अगले पेज पे लिखी हुई है, उसमें देख लेना। तो उसमें लिखा है कि कोई भी चीज हमसे ज्यादा सुपीरियर नहीं। वंस कोई देख के दे बता दीजिए। वंस लॉर्ड मैकाले स्टेटेड, उसी की तो शिक्षा नीति चल रही है कि इंग्लिश पढ़ाई जाए। स्टेटेड दैट एन एल्मीरा कंटेनिंग, क्या कंटेन करे? यूरोपियन बुक्स इज सुपीरियर टू ऑल इंडियन कल्चर। तो इससे तुम्हें पता चल गया कि उनकी क्या इंटेंशन थी। ठीक है, इसके पहले जो इंडिया थी वो उसमें जड़ाऊ कपड़े, इम्बॉस्ड कढ़ाईदार कपड़े, कसीदाकारी सब बिकती थी बाजारों में। लेकिन जब वो आया और इंडियन के विलेजर्स कैसे थे बताओ? विलेजर्स सेल्फ सस्टेनिंग थे, वो खुद अपना कुआं, उनके यहाँ कभी सूखा पड़ता ही नहीं था। इंडिया में कभी सूखा नहीं पड़ा, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद सूखा क्यों पड़ा ये बताओ? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन पॉन्ड्स को, इरिगेशन सिस्टम को कहा ये सब ब्रिटिश का है। अच्छा बताओ, उनके तुम पॉन्ड्स को ही अपने अंडर में ले लोगे और फिर पानी भी नहीं दोगे तो क्या होगा बताओ? एवरी विलेज इटसेल्फ वाज ए कंट्री सेल्फ सस्टेनिंग। इतना अच्छा इंडिया, जनपद वाला हिसाब। वो किसी को, किसी विलेज को दूसरे विलेज से सालों तक कुछ लेना ही नहीं पड़ता था। लेकिन अगर तुम इंटरफ्रेंस करने लग जाओगे उनके कल्चर में, जो बहुत एंशंट कल्चर है, सब उनके पॉन्ड ले लो, रूल लगाने लग जाओ, तो वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस फेमाइन अकर्ड फ्रीक्वेंटली। ये चीज़, ये सब इसी में लिखा हुआ। और हमारे इम्बॉर्ड फैब्रिक जाते थे। इसके बाद क्या होता था? ब्रिटेन नाउ कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सी ट्रेड, सो इंडियन ट्रेडर्स फाउंड इट डिफिकल्ट। आगे अब क्या होने लगा बताओ? नाउ whatever products from India goes to Britain or other European countries, they charge heavy taxes. अगर यहाँ से मैं 50 रुपए का कपड़ा भेज रहा हूँ तो तुमसे हम कहेंगे कि ये 50 रुपए का कपड़ा है, अगर खरीदना है तो 700 का है, इंडिया से आया है, 650 हमें दो, ये 50 का कपड़ा है। तुम खरीदोगे और फिर मैं बगल में एक ब्रिटिश कपड़ा रखूंगा, कहूँगा ये 200 की शर्ट है, बोलो क्या लोगे? 200 की ले लोगे, तुम ये नहीं लोगे। इंडियंस पे पहले टैरिफ नहीं लगता था, लोग हाथों हाथ लेते थे क्योंकि तुम टैरिफ लगाते ही नहीं थे। जैसे अमेरिका ये क्यों टैरिफ लगा रहा है कि इतने की चीज़ है 3 गुना हमें दो तब खरीदो, तो कोई इंडियन सामान बिकेगा वहाँ। और जो वहाँ से 200 का कपड़ा आता था ब्रिटेन से, वो यहाँ के लोगों के लिए कोई टैक्स नहीं, बोले 200 का है तुम 200 का ले लो, या वो और भी चीप कर देते थे, तो इतनी सब्सिडी कर देते थे कि 200 का कपड़ा वो अब 40 में बेचेंगे। 200 प्रॉफिट के साथ बता रहा हूँ। और जब 40 से बेचेंगे 50 वाला कपड़ा बिकेगा कि नहीं? नहीं बिकेगा। धीरे धीरे वो एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ के व्यूअर्स। फिर अब मैं अपना 40 का कपड़ा 250 में बेचूँ। अब तो मैं अकेला राजा रह गया।
कितनी चाल है, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ से जो सामान जाएगा, बुक में लिखा है तुम्हारे, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, तो वहाँ उस पर 6 गुना टैक्स लगेगा, और वहाँ से जो सामान आएगा उस पर 0 टैरिफ बल्कि सब्सिडी, छूट। कब तक छूट? जब तक सारे वीवर्स एलिमिनेट ना हो। जब सब लोगों को भुखमरी आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में फिर हम ही रह गए अकेले। अब बेचो जितने बेचना। यही तो टाटा करते हैं, यही बिरला करते हैं, यही अंबानी करते हैं, यही अडानी। अब सिर्फ अडानी की सीमेंट फैक्ट्री रह गई। दुनिया सब जेके बिरला सारी सीमेंट फैक्ट्री सब खत्म हो गई। जेके सीमेंट भी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अडानी ने पहले सबसे सस्ता बेचा, सबको बाहर कर दिया, अब सबसे महंगा बेचा। जियो ने भी यही किया, तुमको मालूम है? जियो पहले 1-1, 2-2 रुपए में देता था, बहुत सस्ते पैसे में मोबाइल कम्युनिकेशन देता था। अब जब वो अकेला बचा है तो सबसे महंगा। ये टैक्टिस होती है। तुम्हें समोसे की दुकान खोलनी है आसपास, सबसे सस्ता समोसा बेचो 8 रुपए, और जब अगल बगल वाले दुकान बंद करके चले जाए तो अब 8 से तुम 18 कर दो। समझ में आया? ये ब्रिटिशर्स। नाउ इंडियन कमोडिटीज वर इम्पोज्ड विद हैवी टैक्सेस इन यूरोपियन मार्केट। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? इंडियन कमोडिटी, कोई भी सामान हो, वर इम्पोज्ड विद हैवी टैक्सेस इन यूरोपियन मार्केट। राहुल गांधी जानते हो किस चीज का विरोध कर रहे हैं? इसी चीज का। अमेरिका का सामान यहाँ 0 टैरिफ पे है, और हमारे यहाँ का सामान वहाँ 18% टैरिफ। कह रहे हैं एक जैसा रखो। ऐसे तो हमारे यहाँ के लोगों को टैक्स रहेगा तो क्यों खरीदेंगे ही नहीं, और उनका तुम 0 पे खरीद रहे हो। इसका विरोध करें, यहाँ विपक्ष सही है ना? इक्वलिटी होनी चाहिए कि नहीं? तो हैवी टैक्सेस इन यूरोपियन मार्केट। और बोलो, एंड यूरोपियन क्लॉथ्स आर फ्री फ्रॉम टैक्सेस इन इंडियन मार्केट। और कुछ ज्यादा नहीं बनाते। यूरोपियन कमोडिटीज लिख दो, बट वो ग्रेन नहीं देते थे, वो सिर्फ क्लॉथ ही देते थे, क्योंकि उनके पास मशीन थी, और वो हमारे ही रुई से बनाते थे। अभी तुमने पिछला चित्र देखा, कमोडिटीज वर फ्री फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटी। जिसे क्या कहते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी। इससे क्या फर्क पड़ा बताओ? दिस टोटल नाउ इंडियन मार्केट वाज टोटली कोलैप्स। तुमको खरीदार ही नहीं मिलेगा तो तुम बेचोगे कहाँ? पहले बाहर माल जाता था, तुमको सोने की चिड़िया कहते थे। इतना महंगा उन्होंने इम्पोज कर दिया, नियम बना दिए, अब तुम बेच कहाँ पाओगे? बेच पाओगे? नाउ इंडियन क्या क्या चीजें कोलैप्स हो गई? इंडियन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब समझते हो? कपड़ा उद्योग, ठीक है? इंडियन टेक्सटाइल, और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, हाथ से जो कला बनाई जाती है ना लकड़ी पे, वो सब कोलैप्स हो गई। ये इंडस्ट्री वाज टोटली कोलैप्स। Industry was totally collapsed. ये कोलैप्स हो गई। इसके बाद अभी भी आपको सुबह आना पड़ेगा 11:45 पे आइए और 1 बजे तक सुबह पढ़िए, फिर परेशान।